नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर फैसला दिया है। 2 दिन पुरानी बात है और ये कहा है कि ये संविधान सम्मत है और ये आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देता था, धारा 370, ये टेम्परेरी आर्टिकल था जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ जो नेहरू जी के सामने थी, वो प्रधानमंत्री थे, और उस समय ये आर्टिकल संविधान में आया और ये टेम्परेरी आर्टिकल है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और जैसे और राज्य हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, या असम, मेघालय, जो भी समझें आप, ये उसी तरह एक राज्य है। तो कोई विशेषाधिकार का औचित्य नहीं है। और ये विशेषाधिकार का जो आर्टिकल है, आपको पता ही है कि 2019 में पहले केंद्र सरकार ने संसद में ये विशेषाधिकार का कानून समाप्त कर दिया था, और इसके खिलाफ जो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टी हैं, महबूबा मुफ्ती की या शेख अब्दुल्ला की जो पार्टी हैं, और जो दूसरे और जो लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर करी थी और इस कानून को, इस धारा 370 को वापस बहाल करने की मांग करी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से इस मामले को खारिज कर दिया। मैं एक वीडियो में इसकी जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जो OIC है, जो इस्लामिक सहयोग संगठन है, उसने ये कहा है प्रतिक्रिया देते हुए कि उसका एक बयान आया है। उसका बयान ये है कि ये गलत है और इसको वापस लगाया जाना चाहिए, आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, आपको पता ही है कि OIC इस्लामिक देशों का संगठन है। पूर्व में भी जम्मू कश्मीर के मामले में ये इसी तरह के बयान देता रहा है और सिर्फ बयानों तक ही सीमित है। इसके अलावा इनके बस में कुछ नहीं है। मैं आपको इसके अलावा पाकिस्तान के मुद्दे पे भी बात करेंगे अभी, कि पाकिस्तान में किस तरह से इस मुद्दे को लेकर कोहराम मचा हुआ है। और ये दरअसल आपको बताइए कि पाकिस्तान में कश्मीर जो है वो उनके लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है। वहाँ पर सरकार को हटाना हो, सेना को सत्ता में लाना हो, किसी प्रधानमंत्री को जेल में ठूसना हो, कोई भी वहाँ काम हो, तो वो कश्मीर के नाम पर ही सारा वो उसकी माला जपते हैं। उसके बिना उनका कोई काम नहीं चलता। वहाँ के कश्मीर की क्या हालत है वो भी, उसका जिक्र भी करेंगे। तो पहले जिक्र इस बात का कि OIC का, तो OIC खाड़ी देशों का संगठन है। और आपको मैंने एक वीडियो और भी डाला था इससे पहले कि OIC पिछले दिनों इजराइल हमास के, इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर चीन से दखल की मांग को लेकर OIC के प्रतिनिधि, इस्लामिक सहयोग संगठन के प्रतिनिधि चीन गए थे और उन्होंने वहाँ चीन से अनुरोध किया था कि चीन सरकार इसमें दखल दे, ये जो युद्ध रुकवाने में अपनी भूमिका निभाए, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल अडामेंट है और इजराइल किसी की सुन नहीं रहा है। तो OIC के सदस्यों ने चीन का दौरा किया और चीन से अनुरोध किया कि किसी भी तरह वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, अपनी कूटनीति का, अपनी राजनीति का इस्तेमाल करे परिप्लोमेटिक तरीके से, और इजराइल पर प्रेशर डाले और रुकवाए उसको। तो आपको पता ही है कि चीन वीटो पावर है UNO में, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, जिसमें 5 देश हैं, उनमें से वन ऑफ देम एक वीटो पावर चीन के पास भी है। तो निश्चित तौर पर चीन पावरफुल कंट्री है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस दृष्टि से भी देखें तो आप, तो जब ये लोग OIC के प्रतिनिधि जब चीन का दौरा कर रहे थे, आप देखिए आश्चर्य की बात क्या है और क्या विरोधाभास और विडंबना है। उसी दौरान ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट आई जो पूरी दुनिया में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट ये आई कि चीन ने पिछले 2 या 3 सालों में 2300 मस्जिद ढा दी। वहाँ पर 2300 मस्जिदों का वहाँ सफाया कर दिया। और चीन वहाँ पर उइगर मुसलमान जो हैं उनको चीनी बनाने के लिए कैंपों में बंद कर रहा है। उनको यंत्रणाएं दी जा रही हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप नमाज नहीं पढ़ें, आप ये जो मस्जिदों में आप नहीं जाएं। और उनको कैंपों में ख़ास तौर से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उनको चीनी कम्युनिज्म पढ़ाया जा रहा है। चीनी जो समाजवाद है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सोच है वहाँ पर, वो पढ़ाई जा रही है। मज़ेदार बात यह है कि वहाँ बैठक चलती रही और यही OIC जो कश्मीर के मुद्दे पर अब अपनी टांग अड़ा रहा है, इसने एक शब्द चीन के खिलाफ नहीं कहा। मैं ये दरअसल इस बात को रेखांकित वापस इसलिए करना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामिक कंट्री हैं,
इनके केवल अपने अपने सबके स्वार्थ है। ये उस स्वार्थ के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। केवल मुसलमानों को पूरी दुनिया में, या जो भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान हैं, क्योंकि इसका सरोकार कश्मीर का पाकिस्तान से ही है, बाकी और किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो केवल पाकिस्तान में झूठी सहानुभूति जताने के लिए कश्मीर के मुद्दे पर इन्होंने ये कहा कि कश्मीर में जो आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट ने जो सही ठहराया है वह गलत है और उसको वापस लागू किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि ये दूसरे देशों द्वारा पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर ये बयान दिया गया है और ये कहीं ना कहीं ये उन देशों की चाल में ओआईसी आया है। इस तरह का बयान लबोलबाब जो भारत हमेशा ही देता आया है, जब जब ओआईसी ने इस तरह के कमेंट किए तब तक भारत ने यह बयान दिया है। दोस्तों मजेदार बात देखिए, ये मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं ओआईसी। पहले ओआईसी की बात करेंगे, बाद में पाकिस्तान की करते हैं। ओआईसी मुसलमानों की चिंता कर रहा है। अब तक इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में 11,500 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें करीब 1,500 या 2,000, टोटल 13,000 से ऊपर संख्या है, जिसमें 1,500 या 2,000 नागरिक तो इजराइल के हैं, या उसमें आर्मी के लोग भी शामिल हैं और तमाम लोग हैं। और उधर फिलिस्तीन में जो 11,000 साढ़े 11,000 लोग मारे गए, उसमें से 6,000-7,000 बच्चे और महिलाएं हैं। आप देखिए कि ओआईसी ने एक सबमिट करी, एक बैठक बुलाई और इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। मतलब आप देखिए ये कितने डरपोक हैं कि ये इजराइल के खिलाफ कोई पाबंदी लगा सके। आपको पता है कि ये जितने भी खाड़ी देश हैं ये बहुत बड़े तेल उत्पादक हैं और वहाँ से बहुत सारा आयात निर्यात इजराइल या दूसरे कंट्रियों को होके जाता है और इनका पूरी तरह तेल पर, पेट्रोलियम पर इनका पूरी तरह नियंत्रण है। इनकी हिम्मत नहीं हुई ना तो चाइना के खिलाफ एक वर्ड बोलने की, उसने हजारों मस्जिदें वहाँ ढहा दी। वो अगर मुसलमानों को वहाँ पर कैंपों में बंद करके उनको प्रताड़ित कर रहा है वहाँ पर, और वहाँ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। और कश्मीर के मामले में देखिए आप किस तरह से ये बीच में कूदे हुए हैं कश्मीर के मामले में। तो ये इनकी हालत है कि वहाँ हजारों फिलिस्तीनी मारे गए और ये इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये अमेरिका से इनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ये अमेरिका पर भी ये दबाव नहीं डाल सके कि वो इजराइल को इस बात के लिए मजबूर करे कि वहाँ पर युद्ध रोका जाए। युद्ध विराम बीच में हुआ भी, युद्ध विराम बीच में हुआ, 2-3 दिन के लिए युद्ध विराम हुआ, वो वापस उसके बाद इजराइल ने फिर से अटैक कर दिए, फिर से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमास ने सारे बंदी नहीं छोड़े थे। उस इजराइल की मांग ये थी कि जब तक उनका एक एक जो अपहरण इन्होंने हमास ने अपहरण किए हैं, जब तक एक एक बंदा वापस नहीं आ जाएगा तब तक हम ये युद्ध विराम नहीं मानेंगे और लगातार युद्ध जारी है। तो उनकी जो आक्रमण है, वो जो युद्ध है वो लगातार वहाँ चल रहा है। तो ये हालत ओआईसी की है। ये इतने घुटने डर के मारे, चीन के डर के मारे इनकी जान निकलती है सबकी। और पाकिस्तान का भी यही हाल है कि पाकिस्तान पूरी तरह से पिछलग्गू है, परजीवी है चीन का, चीन के कंधे पर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको सारा दाना पानी चीन से मिलता है। लेकिन कभी भी वहाँ की किसी भी सरकार ने, वहाँ के किसी भी नेता ने, वहाँ के किसी भी मौलवी, मुलवा, मुल्ले, कठमुल्ले जितने भी हैं, उनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंच पर ये चीन के खिलाफ ये बयान दे सकें कि चीन वहाँ पर अत्याचार कर रहा है, ये मानवाधिकारों को वहाँ सरासर उल्लंघन कर रहा है, इसको बंद किया जाना चाहिए। और ना ही कभी किसी भी कंट्री, मुसलमान कंट्री ने, चाहे वो ओआईसी की कंट्री हो, चाहे और कोई कंट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, किसी ने भी ये मांग नहीं करी कि चीन जो उत्पीड़न कर रहा है, चीन जो अत्याचार कर रहा है, चीन जो मस्जिद जो ढा रहा है, उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा या ओआईसी द्वारा कोई जांच करवाई जानी चाहिए। इनकी दोस्तों डर के मारे ये इतने कमजोर और कायर हैं कि इनकी डर के मारे हिम्मत ही नहीं पड़ी इस माह, जबकि सरेआम सारी दुनिया में एक खबर छपी थी कि चीन किस तरह से वहाँ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वो पूरी तरह से उनको जड़ मूल से उखाड़ कर ख़त्म करना चाहता है। तो ये तो रहा दोस्तों ओआईसी का। अब पाकिस्तान की तरफ रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकड़, उन्होंने ये बयान दिया कश्मीर की पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसके असेंबली में जाकर कि हम कश्मीर के लिए भारत से 300 युद्ध लड़ सकते हैं। कितने युद्ध लड़ सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना संख्या, 300 युद्ध लड़ सकते हैं, ये उन्होंने बयान दिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की नसों में दौड़ता है, नसों में खून की तरह कश्मीर मिला हुआ है। ये दोस्तों वो पाकिस्तान है
जो पाकिस्तान 3 बरे बुरी तरह से पिटाई खा चुका भारत के हाथों। इन्होंने 47 के बाद जो आपको पता है कबायली भेजे थे कश्मीर पे कब्जा करने के लिए, तब हरि सिंह ने जो वहाँ के राजा थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भारत से मदद मांगी कि यहाँ पर आक्रमण इन्होंने कर दिया है और ये ज़बरदस्त तरीके से हिंसा फैला रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं। तब यहाँ पर जो गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने यहाँ से देश से सेना भेजी और इनको मार भगाया वहाँ से। तो ये इनकी पहली हार हुई। 1965 में इन्होंने जंग करी, वो उनकी दूसरी हार हुई। उसके बाद आपको पता ही है कि बांग्लादेश पर जो इनके मुसलमान भाई हैं, केवल उनको कद और काठी और कलर के आधार पर, रंग भेद के आधार पर इन्होंने मुसलमान मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो बंगाली बोलते हैं, इसलिए उनको मुसलमान नहीं माना। और उनके जो अधिकार थे, उनकी जो मांगे थी, उनकी जो वहाँ जो चुने हुए लोग थे, उनके प्रतिनिधि थे, उनको इन्होंने मरवा दिया, वहाँ पर जान से मार दिया। वहाँ पर लाखों बांग्लादेशियों के साथ इन्होंने जमकर अत्याचार किया। और ये आश्चर्य की बात ये है, इस पर ओआईसी आज तक नहीं बोलता। ये इस्लामी देशों का जो संगठन है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कभी क्या किया है, अपने मुसलमान भाइयों के साथ क्या किया है, इस मुद्दे पर कोई संगठन, मुसलमानों का कोई भी संगठन नहीं बोलता। सब चुप्पी खामोश हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये पाकिस्तान 1971 की जंग भारत से हारा, इसके बाद पाकिस्तान ने फिर एक दुस्साहस किया। वो तो आदमी गलत फहमी पाल लेता है या कोई कंट्री पाल लेता है तो बहुत मुश्किलों से निकलती है ऐसी, और वो मार मार कर ही जो है ना वो मुर्गा बनाया जाता है। तो ये मार मार के इनको जो है ना मुर्गा बनाया भारत ने। और फिर इन्होंने कारगिल में ये दुस्साहस किया कि कारगिल के रास्ते जंग छेड़ने का प्रयास किया इन्होंने। तो भारत ने ऐसा इनको सबक सिखाया कि आज तक ये घुटनों पे चल रहे हैं। इनकी सारी अर्थव्यवस्था इन तीनों जंगों ने जो ये बुरी तरह से परास्त हुए हैं उसमें चौपट हो गई है, ये भिखारी बन गए हैं। अब सवाल रहा कश्मीर का। अब बात कर लेते हैं कुछ कश्मीर की। तो मैंने आपको पहले भी 2-3 वीडियो में दिखाया है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो भारत का कश्मीर है, वो दोनों में क्या अंतर है। वहाँ की आवाम दोस्तों भिखारी बनी हुई है, भीख मांग रही है। और वहीं के कश्मीरियों के प्रतिक्रियाएं मैंने वीडियो में दिखाई भी हैं, वो शामिल भी करी हैं कि किस तरह से वो ये कहते हैं कि आप ये बॉर्डर खोल दो, हमको तो वापस इंडिया में शामिल होना है। जो वो, और मज़ेदार बात और बताऊं आपको कि यदि आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत वाले कश्मीर की बाउंड्री में खड़े हैं तो आपको दोनों तरफ के डेवलपमेंट का नज़ारा बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा। भारत के कश्मीर की तरफ आपको सड़कें दिखेंगी, स्कूल दिखेंगे, तमाम विकास दिखेगा आपको, और वहाँ खेती दिखेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के किसान, उनको आप बताइए जम्मू कश्मीर सरकार जो सीमा के जो किसान हैं, बिल्कुल जो बाउंड्री पर है, पाकिस्तान की बाउंड्री से इंटरनेशनल जो बाउंड्री लगती है पाकिस्तान से, वहाँ वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल हरा भरा, बहुत शानदार तरीके से वो सारा नज़ारा वहाँ से दिखता है। और इधर आप पाकिस्तान के कश्मीर को आप देखें, पूरा बंजर पड़ा है, पूरा उजाड़ है, वहाँ पर झाड़ झंखाड़ उग रहे हैं, कोई किसान वहाँ पर, सरकार वहाँ कोई मदद नहीं कर रही, और वो कश्मीर की आवाम हाय हाय कर रही है, त्राईमाम कर रही है, वो आप बताइए। अब दोस्तों मैं बीच में एक बात और बताना भूल गया, यही ओआईसी जो भारत के में कश्मीर के अंदरूनी मामले में टांग अड़ा रहा है, इसको पाकिस्तान में जो अफगानिस्तानों रिफ्यूजियों करीब वहाँ 14 लाख करीब 15 लाख करीब रिफ्यूजियों को रिफ्यूजी मानते हुए जो पाक नागरिक हैं, उनको अफगानिस्तान डंडे के दो जोर पर, पुलिस के जोर पर, सेना के जोर पर वापस अफगानिस्तान भेज रहा है। और उसने ये सबको कह रखा है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। वो दशकों से, सदियों से वहाँ रह रहे हैं। इन्हीं अफगानी शरणार्थियों के नाम पर जब अमेरिका ने, आपको पता है कि अफगानिस्तान में युद्ध किया था, तो वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान आ गए थे। तो यूरोपियन देशों से और अमेरिका से करोड़ों डॉलर इन्होंने खाए इनको पालने पोसने और रखने के संरक्षण में। और आज वही मुसलमानों को, उन्हीं मुसलमानों को मार मार के भगाया जा रहा है, डंडे के दम पर, सेना के दम पर, पुलिस के दम पर भगाया जा रहा है। ये ओआईसी को नजर नहीं आ रहा। ये देखो सबसे बड़ा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ओआईसी को ना तो बांग्लादेश नजर आया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे किस तरह अत्याचार करके आखिर एक मजबूर हो गया एक कंट्री अलग होने के लिए, और भारत ने ही उनको न्याय दिलाया, भारत ने ही उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा करी, अंत में भारत ही आगे आया। और जिस तरह से अफगानी शरणार्थियों के साथ पाकिस्तान में जो हो रहा है वो आपको पता ही है। और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम का जो संगठन है, जिसको पाकिस्तान आतंकी संगठन कहता है,
वो वहां पर इस बात निश्चित तौर पे दोस्तों, यदि किसी जाति को टारगेट करके या वर्ग को टारगेट करके कोई हिंसा की जाएगी, कोई अत्याचार की जाएगा, तो उसके बदले में निश्चित तौर पर कब तक कोई चुप बैठेगा। कोई समाज, कोई कंट्री, कोई वर्ग, कोई जाति लंबे समय तक यदि खुद के ऊपर अत्याचार लगातार हो रहा है तो कोई भी चुप बैठने वाला नहीं है। तो जो टीटीपी है उसके बदले में उसने पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी है। 3 दिन पहले उन्होंने वहां पर हमला किया और एक बारूद से भरी हुई गाड़ी उनके जो आर्मी का जो एक भवन था, वो एक जो ऑफिस था आर्मी का, उसमें उन्होंने उसको टकरा दिया और उसमें करीब 30-35 आर्मी का अधिकारी और सैनिक जो है उनकी मौत हो गई। इसके बदले में आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर सीमा पर कार्रवाई करी, अफगान सीमा पर टीटीपी के खिलाफ, और उनके 25-30 करीब आतंकवादी, जो ये कहते हैं आतंकवादी, उन्होंने वो मार गिराए। और अब पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अफगानिस्तान के साथ मिलकर भी उठाया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो चल रहा है पाकिस्तान में, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, मुसलमान मुसलमानों को मार रहा है, और पाकिस्तान तो अभी तक यही नहीं तय कर पाया है कि अहमदी मुसलमान है कि नहीं है, वहाँ शिया रहेगा या सुन्नी रहेगा। वहाँ पर इतने सारे भेद हैं, यही वो तय नहीं कर पाया आज तक कि कौन से मुसलमान की बात हो रही है। ये ना तो पाकिस्तान का ये जो अत्याचार है जो अफगानी शरणार्थियों पर वो कर रहा है, ये किसी को दिखाई, खास तौर से इस्लामिक कंट्रियों को ये नज़र नहीं आ रहा। ये जो पूरी शोर शराबा मचा रहे हैं, इस तरह की जो प्रतिक्रिया जारी कर रहे हैं कि मानो इनका कुछ लुट गया हो, जबकि भारत ने जो भी काम किया है वो संविधान सम्मत। आप देखिए, ये डेमोक्रेसी है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वहाँ 3 दिन सरकार रहती है, चौथे दिन मिलिट्री वहाँ पर आकर कब्जा कर लेती है और मिलिट्री लात मार देती है प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री से कहती है अब आपको जेल में जाना है और अब आपको जेल से बाहर आना है। एक प्रधानमंत्री को वो अभी वहाँ थोपने जा रहे हैं, नवाज शरीफ को, और उनके ऊपर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और अब वो भ्रष्टाचार के आरोप वापस हटाए जा रहे हैं। ये सारी जो गंदगी है, ये जो सारा भ्रष्टाचार है, ये जो सारे काले कारनामे हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान में ही संभव है। भारत में सारे काम कानून सम्मत होते हैं, बिना कानून की प्रक्रिया का पालन किए हुए यहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो देश के, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, और चाहे वो कोर्ट हो। अदालत भी कानून के दायरे में रह के काम करती है। तो ये जो फैसला आया, ये अदालत ने संविधान के दायरे में किया है, संविधान से बाहर निकालकर ना तो पार्लियामेंट ने कुछ किया इस मामले में और ना ही देश की सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो मैं आपको ये जो तमाम जो हालात हैं, इसके जो पाकिस्तान जो क्या कहता है, पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है, वहाँ के जो मुसलमान विशेषज्ञ हैं, जो पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के मामलों में जो लगातार कमेंट करते रहते हैं पाकिस्तान के हालात के लिए, उसकी बर्बादी के लिए, उसकी तबाही के लिए, वो जो तमाम समय समय पर कमेंट करते रहते हैं, वो जो एक्सपर्ट हैं वो वहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि यदि वो ऐसे कमेंट वहाँ रह के करेंगे तो उनको जेल में उठा के डाल दिया जाएगा, या फिर वहाँ ISI उनको कभी भी जो है वो खलास करवा सकती है। वो विदेशों में रहते हैं, कोई अमेरिका रहता है, कोई स्वीडन रहता है, कोई इंग्लैंड रहता है, वो है पाकिस्तानी, और वो समय समय पर अपने एक्सपर्ट कमेंट देते रहते हैं मुद्दों पर। जो पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो उनसे वो कमेंट मांगते हैं। और पाकिस्तान के अवाम इस मुद्दे पर कि कश्मीर की जो हालत है, वो पाकिस्तान वाले कश्मीर की हालत क्या है और भारत के कश्मीर की हालत क्या है और वहाँ के एक्सपर्ट क्या कहते हैं, तो मैं आपको इसके लिए पाकिस्तान के लिए चलता हूँ। आप मेरे साथ चलिए और वो आपको वीडियो आपको इसमें नज़र आएंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं नज़र आएंगी। तो ये लब्बो लुआब है दोस्तों, ये इनकी हकीकत है। ये जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मुसलमानों के ये हमदर्द बताए और मुसलमान ही उस मुसलमानों को मार रहा है, ये इनकी दास्तान है असली। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ ज़रूर मुझे बताएं, और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। हमारी फॉरेन पॉलिसी आज के दौर में और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहे। हम किसके लिए कर रहे हैं? हम इसके लिए कर रहे हैं, अपनी जेब के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एग्री करते हैं आप? जो आर्टिकल 370 इंडिया ने हटाया और उसके ऊपर OIC ने कहा कि भाई ये जो है ना इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, तो ये कैसे इंडिया हटा सकता है, इस पे कंसर्न है। इंडिया ने कहा कि भाई ये इल इन्फॉर्म्ड खबर है, आप मतलब इन्होंने जो बात की हम इसको इतनी वैल्यू नहीं देते। यही तो, ये एक वो इंडियन एक जो पॉलिसी पे चल रहा है ना, ये वो छुप के जो वार कर रहा है ना, ये बड़े अरसे से कर रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, बलोचिस्तान में क्या किया है इन्होंने, कितने लोग मारे हैं। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुसलमान जो लोग हैं ना, इंडियन ने मारे हैं। अच्छा, मैं आपको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग इंडियन ने मारे हैं
और पाकिस्तान की बलूचिस्तान में मुस्लिम बात कर रहा हूँ, ये सही तरह से शो अप नहीं होता। ठीक हो गया। अब इसने बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है और साथ में अमेरिका के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उसको उसकी आड़ में ये बड़ा कुछ कर रहा है। और जो अमेरिका ने किया है वो अफगानिस्तान में आपको भी पता क्या क्या हुआ है। आप कह रहे हैं अमेरिका के साथ इंडिया मिला हुआ है, लेकिन 65 की जंग में जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी उसमें अमेरिका ने किसका साथ दिया था? इंडिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, अच्छा, वो इसलिए दबाया जा रहा है। गाँव में आएंगे? नहीं आएगा। ये सिर्फ प्रेशर पता है किसके कहने पे दिया जा रहा है? ये अमेरिका के कहने पे दिया जा रहा है। ये G20 जो समिट हुआ था आपको पता है ना? हाँ, इंडिया में हुआ था, वो किस लिए हुआ था? पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है और बहुत अच्छा दूसरा गरीब ग्रुप कोई नहीं है। ये बस एक लॉलीपॉप देते हैं हमारे हुक्मरान। अच्छा, बड़े अच्छे लोग यहाँ पे, बड़े वेल सेटेड लोग हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अभी मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर पाकिस्तान नो डाउट बड़ी, मुझे भी बड़ी मोहब्बत है, इन्हें भी बड़ी मोहब्बत होगी, लेकिन आप कह रहे हैं गरीब वगैरह कंट्री नहीं है। एक तो डिफॉल्ट होने के करीब था और दूसरे नंबर पे आपका इंटरव्यू मैंने किया हुआ है ऐसा कोई 2-3 माह पहले, और आप मुझे ये कह रहे थे कि भाई हालात ही कोई नहीं है, सोच रहे हैं लोग के बाहर चले जाएं। आज आप कह रहे हैं कि क्या फौज को एक अलग तरीके से डाउन किया जा रहा है। हमारी जो तो फिर हमारे अदारे नंबर 1 किस बात के हैं जब हम मतलब ये है कि किसी की बात, लेट्स सपोज मैं आप मुझे ये कहें कि यार मुझे इसके कहने पे ना मैंने ये गलती की, यार नंबर 1 किसना है? मुझे मेरी बात तो यही बताया जाता है। मुझे बताओ कौन सा नंबर 1 इदारा अपना? नहीं बताया जाता ISI नंबर 1। देखो ISI अपना काम कर रही है, नंबर 1 बताया जाता वो इदारा नंबर 1 है। देखो इंटरनेशनल, तो फिर वो क्यों किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाता है? अगर कोई क्या कर रहा है, फलस्तीन हो या कश्मीर के इशू पे अगर हम बात करें, यार देखो कश्मीर का इशू तो यूँ समझो फौज ने ना अपने लिए छोड़ा हुआ है। अगर वो उसको हल कर देंगे ना तो फौज क्या करेगी? ठीक हो गया। ये मैं आपसे बहुत ये हमने खुद छोड़ा हुआ है, ये फौज ने खुद छोड़ा हुआ है। यानी इसका मतलब अरे तो बिकाऊ हैं। अच्छा बिकाऊ हैं। वो अच्छा। तभी तो इंडिया की बात करते हैं। वो तो उनको कुछ पैसे मिले, वो तो मोदी को भी कहेंगे हमारा अब्बू है, हमारा ससुर है, उनको रिश्ता दे देंगे। वो ऐसे लोग हैं, बिकाऊ लोग, पैसे लेके इंडिया को प्रमोट करेंगे। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं जाना चाहिए। और रहेगी पाकिस्तानी कश्मीर की, पाकिस्तानी कश्मीर बहुत अच्छा है। भी हमने इंडिया के साथ जंगे की, उनकी आर्मी भी बड़ी है, उनका मुल्क भी बड़ा है, उनके पास हथियार भी ज्यादा है, तो अपना ही नुकसान करना है ना। क्या इस मुल्क के पास पावर नहीं है? क्या इस मुल्क में एटमी ताकत नहीं है? तो एटमी ताकत तो नहीं चला सकते ना तो भाई निकालो ना एटमी ताकत, तो निकालो, दिखाओ इंडिया को, अपनी पावर दिखाओ। आपने उधर गिराया तो उनके पास भी अगर उन्होंने गिरा दिया तो पूरा पाकिस्तान जाएगा। अगर हमने गिरा दिया, वो इतना बड़ा मुल्क है, वो तो फिर भी सरवाइव कर जाएगा। मैं मीडिया पे खड़ा होकर ये बात कहता हूँ कि अगर कश्मीर के लिए जान भी देनी पड़ी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह देंगे। कोई उधर 5G नहीं है। उधर कत्ल किया जा रहा है, मासूम लोगों का कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। औरतों को क्या जुल्म कर रहे हैं ये वो मकबूजा कश्मीर में उनके फौजी। 20 लाख से ज़्यादा फौजी उन्होंने नफरी उधर है। तो वो शुरू तो ऐसा कर रहे हैं, उधर कोई 5G नहीं है, बस खाना ही है उनका। उसी बेस पे वो दुनिया पे दिखा रहे हैं जी बॉलीवुड है और 5G है। कोई 5G नहीं है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पहले पाकिस्तान तो बने ना, फिर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, अपने मसले बड़े हमें, हमारे खुद के मसले बहुत हैं। लेकिन हम अपने मसले छोड़ के दूसरों के मसले में बड़ी टांगे अड़ाते हैं। वो हमें विरासत में मिला है, टांगे फंसाना, टांगे फंसाना विरासत में मिला है, क्योंकि हमारे बड़े हुक्मरानों ने हमें सिखाया ये है ना। जहाँ वो लिबरल लोग रहते हैं जो एंटी कश्मीर भी हैं और हेलो जी अच्छा जो इंडिया को सपोर्ट भी करते हैं, उधर होगा 5G। कश्मीर में कोई 5G नहीं है। उधर तो वो G3 चल रही हैं, बस जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पे, खून की नदियाँ बहा रहे हैं। उधर कोई ये चक्कर नहीं है। ये सारा जो है वो सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई जो है साफी बना हुआ है। और जिन्हों घरों कोई रोटी नहीं देता, और जिन्हों कोई के रिश्तेदार घर नहीं वड़न देंगे, और जिन्हों कोई रिश्ता नहीं किसी का हो रहा होंदा, तो आप कह रहे हैं कि वो सहाफी गलत खबरें फैला तो वो गलती फैला रहे हैं। एक घर में 2 औरतें, तो उन जैसा तो हाल है। वो तो कुत्तियां वांगू सानू पै रहे होंगे ने। मतलब के पाकिस्तानियों को इस तरह ट्रीट करते हैं, ना वीज़े देना, ना खेलने उधर कोई जा सकती है टीम, ना इधर आते हैं। तो तंग नजरी तो इंडिया की तरफ इग्नोर कर दिया ना टोटली हमें। बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बड़ा दुख हो रहा है ना इस बात का। दुख क्यों नहीं होना, बनता भी है। ये दुख भी है, नाराजगी भी है और एग्रेशन भी है जी। कश्मीर के हवाले से ये जो फैसला आया है इस पे, क्योंकि आपकी बड़ी रिसर्च है, आपने बुक्स भी लिखी हैं, बड़ा रेगुलर वॉच करते हैं सारी सिचुएशन को, इस इधर आज़ाद कश्मीर में भी और जम्मू एंड कश्मीर उस तरफ में भी। हाउ डू यू सी दिस सर, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? कोई पाकिस्तान ने तो रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि हम एक ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, UN के चार्टर पे है,
और इंडिया जो है वो डोमेस्टिकली और यूनिलैटरली इन चीज़ों को नहीं कर सकता जबकि ये यूएन के प्लेटफॉर्म पे चीज़ें पड़ी हों। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखें जी, इसका नटशेल में जवाब ये है कि ये एक नॉन इशू है जिसको कुछ लोग इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई इशू मिल नहीं रहा। ये बात आपकी दुरुस्त है। उस तरफ इतना रद्द अमल नहीं है जितना बॉर्डर के इस तरफ। आज़ाद कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ बार एसोसिएशंस कमेटियाँ बना रहे हैं और करारदादें पेश कर रहे हैं। इस सारी चीज़ को हम जो है ना वो किसी की अटेम्प्ट को या किसी की सिंसियरिटी को या किसी के जो है वो इमोशनल रिएक्शन को भी अंडरमाइन नहीं करना चाहते, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेवक्त की रागनी है। वो जो गुजरे हुए सांप की लकीर वाली बात होती है ना, सवाल ये है कि ये जज ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट हैज डन नथिंग। ये जो मैटर था ये 5 अगस्त 2019 को हुआ है कि जब एक बाकायदा एक गवर्नमेंट ने जो है एक पॉलिटिकल डिसीजन किया जो कि हाईली पब्लिसाइड हुआ, उस पर ज़बरदस्त किस्म के रिएक्शन हुए, जुलूस हुए, जलसे हुए, लोग अरेस्ट हुए, पूरी दुनिया में एक न्यूज़ बनी कि भाई ये काम हो गया। तो देखना ये है कि उस वक्त आपने क्या रद्द अमल दिया था और क्या कोई रद्द अमल देना बाकी रह गया था कि जो लोग अपना सांस रोक के तो इस कोर्ट के इंतज़ार में थे कि 4 साल बाद क्या वो भारत के एक कोर्ट से ये तवक्को रखते हैं कि वो भारत की पार्लियामेंट से रेक्टिफाइड शुदा एक डिसीजन जो है, जिसको भारत की पार्लियामेंट का दूसरा मतलब ये है कि भारतीय अवाम, वो आपको अच्छे लगें या बुरे, वो हिंदू नेशनलिस्ट हूँ या मुसलमान इस्लामिस्ट हूँ, वो ख्वाह जो है वो बीजेपी के साथ हूँ या कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन भारतीय अवाम को रिप्रेजेंट करती है ना पार्लियामेंट। फिलहाल जो डेमोक्रेसी की एबीसी मैं जानता हूँ। अब उसमें फंडामेंटलिस्ट कौन है और प्रोग्रेसिव कौन है, ये तो जजमेंट्स हैं और ओपिनियंस हैं। तो फैक्ट ये है कि एक पार्लियामेंट इन प्लेस है जो ड्यूली इलेक्टेड है, तो उसने एक डिसीजन को रेक्टिफाई कर दिया। तो यहाँ सरहद के इस पार बैठे हुए कुछ लोग इस इंतज़ार में बैठे रहे 4 साल के, वहाँ की अदालत जो है वो इसको टर्न डाउन कर देगी या सेट असाइड या इसमें कोई तब्दीली ले आएगी जो हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। और मर्जी के मुताबिक क्या होगा, यानी उनकी ख्वाहिश क्या थी, विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के 370 को बहाल कर दिया जाएगा। और उनके ख्याल में चूंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो कि जज ने बड़ा टाइम लेके तो बड़ी डिटेल के साथ क्लियर किया कि इट वाज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्डिंग टू हिम। और जाहिर है जज के सामने 2 तरह के लोग पेश हुए थे, जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते थे और जो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल समझते थे। जज ने कॉन्स्टिट्यूशन वाला आर्ग्यूमेंट बाई किया जैसे कि दुनिया की हर अदालत में होता है। किसी वकील को चुप नहीं कराया गया, किसी के जो है लबों पे मोहर नहीं लगी, सबको बोलने का मौका दिया गया। तो जज का भी राइट है कि वो आर्ग्यूमेंट वो पिक करे जो उसके माइंड को जो है अट्रैक्ट करता है कि ये लीगली ज़्यादा साउंड आर्गूमेंट है। यही वजह है कि कितने बारीक किस्म के डिसीजन होते हैं एवरीडे लाइफ में कोर्ट्स की तरफ से, जहाँ के आप दोनों तरफ उनको झुका के ले जा सकते हैं। तो यही तो काम होता है जो लीगल आर्गूमेंट देने वाले और लीगल आर्गूमेंट सुनने वाले, कि वो फिर उस बारीक से फ़र्क को किस तरह से जो है वो क्रॉस करते हैं। अब जब आपकी हुकूमत जो है वो फ्रॉम डे वन राइट 1950s से जब से जो है वो 370 बना है, उसको मानती ही नहीं, उसको एक साजिश करार देती है जो शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू के दरमियान किसी साजिश के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आया। बिल्कुल वही अल्फाज जो इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब के अल्फाज हैं। नरेंद्र मोदी साहब या बीजेपी के जो इस तरह के लोग हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं, किस आर्गुमेंट की बुनियाद पे कर रहे हैं कि ये पंडित नेहरू की बहुत बड़ी गलती थी, ये 370 की जरूरत क्या थी, इट वाज अननेसेसरी। तो एग्जैक्टली दूसरी तरफ आप सरहद के इस पार बैठ के तो 70 साल तक गोराबारी करते रह गए, ये जी 370 तो हम मानते ही नहीं, ये तो फ्रॉड है जी, एक कॉस्मेटिक किस्म की अरेंजमेंट है कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, हम तो इसको नहीं मानते। आप क्या मानते हैं जी?
हम जी पूरी आज़ादी मानते हैं, यानी इंडिया जो है वो अपना बोरिया बिस्तर लेके तो जम्मू कश्मीर से निकल जाए, इसके अलावा हम कोई हाल नहीं मानते। ये अब 70 साल से पीटते रहे। 70 साल बाद जब जाके मोदी साहब ने ये डिसीजन किया, जिसने कि कश्मीर के जो मसला है उसकी हैयत तरकीबी जो है, जो पूरी फॉर्मेशन है, उसको उलट के रख दिया, उसकी सूरत हाल ही बदल के रख दी, तो आपने पीटना शुरू कर दिया कि दुनिया में 370 से इम्पॉर्टेंट और उससे मुकद्दस तरीन आर्टिकल कोई था ही नहीं। तो भाई साहब ज़रा रहम करें, 370 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था, और उसी आर्टिकल के सब आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को ये इख्तियार है कि वो अपने ऑर्डिनेंस के जरिए, डिक्लेरेशन के जरिए इसको ख़त्म कर सकता है। कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 रिमूव करने पर जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, और कश्मीर से जो है आर्टिकल 370 मुकम्मल तौर पे रिमूव हो चुका है। उसके बाद बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमें पाकिस्तान से भी देखने को मिली, और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ये स्टेटमेंट पास की है कि अगर इंडिया जो है जंग हम पर इम्पोज करता है तो हम 300 जंगें लड़ेंगे। तो इस पर आज जो है सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आर्टिकल 370 के रिमूव होने पर, और हमारे काकर साहब की स्टेटमेंट पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो जो जंग वाली बात है, इन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी हैं सब हारे हैं इंडिया से। सो आई डोंट नो व्हाई ही फील्स ऑप्टिमिस्टिक। तीन चार जंगें जो लड़ी है, अगर आप कारगिल को भी गिन लें, तो पाकिस्तान हैज लॉस्ट ऑल ऑफ दोस फाइट्स। सो आई डोंट नो व्हाई ही फील्स के इज गोइंग टू डू बेटर इन द नेक्स्ट 300। इट इज़ लाइक अ वेरी इरेस्पॉन्सिबल और बेखौफाना बयान है वो। दूसरा, जो 370 का जो आर्टिकल का जो एब्रोगेशन का जो केस था, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने कक्कर साहब की जो जनरल वो आज़ाद कश्मीर की असेंबली को जो उन्होंने एड्रेस किया, जो इंडिया में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, तो उसमें उन्होंने बार बार जो है सो ये बात कहा कि इट इज़ एन इलीगल एब्रोगेशन वगैरह। तो और इंडिया की डेमोक्रेसी की बहुत उन्होंने मतलब क्रिटिसिज्म किया। पहले तो ये एक इंडिया की डेमोक्रेटिक स्टैचर का ये सबूत है कि गवर्नमेंट का एक डिसीजन को इतना सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया। तो जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें एक एग्जीक्यूटिव होता है जो डिसीजंस लेते हैं, और एक लेजिस्लेचर होता है जहाँ पे लॉज बनते हैं, और एक तीसरी चीज़ ये जो जुडिशरी होती है जहाँ पे रिव्यू किया जाता है कि प्रेस एग्जीक्यूटिव का एक्शन या जो लेजिस्लेचर है जो लॉज पास करते हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। सो जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला, दैट अलोन शोज के इंडिया की डेमोक्रेसी इज हेल्दी एंड फंक्शनिंग जिस तरह से एक डेमोक्रेसी को फंक्शन करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो मुद्दे थे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और कंसिस्टेंट थे, कि जो 370 वाज नेवर अ परमानेंट आर्टिकल, कि वो ऐसा कोई नहीं था कि वो परमानेंट आर्टिकल रहेगा। देयर आर सम इश्यूज आप बहस कर सकते हैं फ्रॉम ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई थिंक दैट इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज़ फॉलोड द प्रोसेस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के से कंसिस्टेंटली। जो लोग डिसएग्री भी करते हैं, फॉर्मर जूरिस्ट वगैरह, आप अगर राजदीप से सरदेसाई को देखें, उन्होंने एक इंटरव्यू किया एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज या जूरिस्ट के कोई फेमस इंडियन लॉ के साथ, उनका भी यही कहना है कि ही इज़ विलिंग टू डिस्प्यूट जो जुडिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल की उस पर थोड़े बहुत वो नुक्ताचीनी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ही अग्रीज विद द डिसीजन के दैट आर्टिकल वाज नॉट परमानेंट एंड it did not guarantee separate sovereignty to Kashmir, and so they have changed. So that is one thing. तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि now it is, as far as India is concerned, it's a very legal process. दूसरी चीज उन्होंने जो बार बार प्लेबिसाइट की बात की है, प्लेबिसाइट के दो चीजें हैं। एक जो यूएन का जो रेजोल्यूशन है विच कॉल्स फॉर ए प्लेबिसाइट,
वो पूरी कश्मीर में प्लेबिसाइट करता है। तो वो जब तक नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान डज नॉट विड्रॉ फ्रॉम पीओके। जब पाकिस्तान पीओके से विड्रॉ होगा तो पूरी कश्मीर में वो प्लेबिसाइट हो सकता है, इफ यू गो बाय द यूएन रेजोल्यूशन। पाकिस्तान जो चाहता है, इट वांट्स दैट प्लेबिसाइट ओनली इन जो कश्मीर इंडिया में है हिस्सा, सिर्फ वहां पे चाहता है। दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विथ द यूएन।